नमस्कार। आज हम फिजिक्स के एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें आइंस्टाइन के सबसे मशहूर समीकरणों में से एक तक ले जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि प्रकाश विद्युत समीकरण आखिर बना कैसे और इसने प्रकाश को लेकर हमारी पूरी सोच कैसे बदल दी। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। जरा सोचिए, जब रोशनी किसी मेटल की सतह पर पड़ती है तो असल में वहां होता क्या है। ये एक पहेली की तरह है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि क्वांटम थ्योरी की नज़र में प्रकाश आखिर है क्या। यहीं से हमारी सारी समझ की शुरुआत होगी। देखिए, ये वो आइडिया था जिसने फिजिक्स की दुनिया में एक तरह से क्रांति ला दी। सदियों तक हम सब यही मानते आए थे कि प्रकाश एक लहर की तरह है, एक कंटिन्यूअस वेव। लेकिन फिर पता चला, नहीं, प्रकाश असल में ऊर्जा के छोटे छोटे अलग अलग पैकेट्स में चलता है। और ऊर्जा के इन्हीं पैकेट्स को एक खास नाम दिया गया, फोटॉन। तो मिलिए हमारी कहानी के हीरो से। यही वो नन्हा सा कण है जो मेटल की सतह पर सारा एक्शन करने वाला है। तो होता यह है कि एक फोटॉन जिसके पास E=hv जितनी एनर्जी है, वो आता है और सीधा मेटल की सतह से टकराता है। और इस टक्कर में वो अपनी सारी की सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और उसे सतह से बाहर निकाल फेंकता है। बस यही वो एक घटना है जिस पर हमारा पूरा समीकरण टिका हुआ है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि फोटॉन आता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। लेकिन उस फोटॉन की एनर्जी का क्या, वो कहाँ चली जाती है? चलिए अब इस एनर्जी का हिसाब किताब करते हैं। और यही बात सबसे दिलचस्प है। फोटॉन की जो एनर्जी है ना, वो कहीं खो नहीं जाती, बल्कि वो बहुत सोच समझकर दो खास कामों में खर्च हो जाती है, बढ़ जाती है। वो दो काम कौन से हैं? पहला, एनर्जी का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉन को उस मेटल की पकड़ से छुड़ाने में खर्च हो जाता है। और फिर जो भी एनर्जी बचती है वो उस आज़ाद हुए इलेक्ट्रॉन को रफ्तार देने में, उसे दौड़ाने में लग जाती है। पहले वाले खर्चे का एक नाम है कार्यफलन या वर्क फंक्शन। आप इसे ऐसे समझिए कि ये मेटल से बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को चुकानी पड़ने वाली एक एग्जिट फीस है। अगर फोटॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं सकता। और जो दूसरा खर्चा है वो है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। मतलब एग्जिट फीस चुकाने के बाद फोटॉन के पास जितनी भी एनर्जी बची वो सारी की सारी उस इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बन जाती है। तो अब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े जमा हो गए हैं। फोटॉन की एनर्जी, एग्जिट फीस यानी वर्क फंक्शन और बची हुई एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी। अब वक्त है इन सब को जोड़कर वो मशहूर समीकरण बनाने का। और इसके बुनियाद में है फिजिक्स का एक सबसे सिंपल नियम, ऊर्जा संरक्षण। मतलब फोटॉन जितनी टोटल एनर्जी लेकर आया था वो ठीक उतनी ही एनर्जी के बराबर होगी जो दो कामों में खर्च हुई, इलेक्ट्रॉन को निकालने में और उसे दौड़ाने में। कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। तो इसी बात को अगर हम थोड़ा घुमा कर लिखें तो ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जो रफ्तार मिली यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी, वो फोटॉन की टोटल एनर्जी में से एग्जिट फीस यानी वर्क फंक्शन को घटाने के बाद बची हुई एनर्जी है। सिंपल है ना? अब आता है असली मजा। हम इन शब्दों की जगह इनके असली फॉर्मूले रख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी बन गई ½mv², फोटॉन की टोटल एनर्जी बन गई h और वर्क फंक्शन बन गया h0। और बस h को कॉमन निकालते ही हमें मिलता है ये खूबसूरत और पावरफुल समीकरण। यही है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। यही थी हमारी आज की मंजिल। अब जब समीकरण हमारे सामने है तो चलिए फटाफट ये भी देख लेते हैं कि इसमें इस्तेमाल हुए हर एक सिंबल का मतलब क्या है। चलिए इनसे दोस्ती करते हैं। m है इलेक्ट्रॉन का मास और Vmax है उसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार। h एक तरह का मैजिक नंबर है जिसे प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। अब आते हैं दो सबसे जरूरी चीजों पर। nu है आने वाले फोटॉन की फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कितना एनर्जी वाला है। और nu0 है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी उस मेटल की एग्जिट फीस। अगर आने वाले फोटॉन की फ्रीक्वेंसी इससे कम हुई तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, चाहे आप कितनी भी तेज रोशनी डाल दें। और ये समीकरण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर प्रकाश, जिसे हम हमेशा एक तरंग मानते थे, एक कण की तरह बिहेव कर सकता है, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन जैसे कण कभी-कभी तरंगों की तरह भी बिहेव कर सकते हैं? खैर, ये सवाल क्वांटम मैकेनिक्स की एक और कमाल की दुनिया का दरवाजा खोलता है।